हेलो एंटेड एस्पिरेंट, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए, आपका जो यूनिट 4 है जिसका नाम है असेसमेंट मेथड्स, वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक इन असेसमेंट। सो ऑब्जर्वेशन और फीडबैक का रोल क्या है असेसमेंट की प्रोसेस में, ये आपको बताना है वहाँ पर इन डिटेल। सो ये तभी पॉसिबल है किसी चीज़ का रोल समझाना। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट, है ना। जब हमें किसी के बारे में पता होगा तभी हम उसके रोल्स के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, राइट। सो आज के सेशन में हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एंड देन हम बात करेंगे कि असेसमेंट, जब आप एक बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली ये टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है असेसमेंट, फीडबैक, रूब्रिक, पोर्टफोलियो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन और इसके टाइप्स क्या हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में एनटेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं सो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। वहाँ पर एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। दो तरह के कोर्सेज हैं, एक कंप्लीट लेक्चर कोर्स है और एक ओनली पीडीएफ कोर्स है। जा करके उसे एक्सप्लोर करें। अगर आप लेक्चर कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं सो आपको बताना चाहूँगी, आपको एटलीस्ट 3 आवर्स पर डे देना पड़ेगा, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं। तो अगर आप उतना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं सो स्टिल यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन, है ना। बहुत टू द पॉइंट मैंने इस स्ट्रक्चर्ड, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स ये रखा हुआ है। यू विल इन्जॉय इट। सारी चीज़ें एकदम स्ट्रीमलाइंड है। आप जाकर के एक बार ज़रूर इसे चेक कीजिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अपने सेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है क्या, है ना। सो ऑब्जर्वेशन इन असेसमेंट रिफर्स टू अ मैथड वेयर एजुकेटर और असेसर वॉच एनालाइज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बिहेवियर और एक्शन इन लर्निंग इन्वायरमेंट टू इवेल्युएट देयर नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब भी हम किसी को असेस कर रहे हैं दैट मीन्स वो किसी कोर्स या किसी एक प्रोसेस के थ्रू निकला है। अब हम उस प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस क्या है वो असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो असेस करना है। अगर हमें, तो एक ऑब्जर्वेशन, एक मेथड है हमारे पास कि हम ये चेक कर पाएँ कि भाई हमने इस बच्चे को ये कंटेंट पढ़ाया। अब इस कंटेंट पढ़ाने के बाद उसके अंदर जो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड हम चाह रहे थे वो डेवलप हुआ है या नहीं, है ना। कोई भी कोर्स, कोई भी डिग्री, किसी भी तरह का कुछ ट्रीटमेंट आप जब किसी को भी देते हैं, इवन इन योर मेडिकल फील्ड, अगर आप किसी को कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो आफ्टर दैट यू ऑब्जर्व, है ना। आप देखते हैं कि भाई उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, राइट। सो वही हमें करना है। लर्निंग इन्वायरमेंट में चेंजेस किस तरह से दिखेंगे आपको, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल एंड चेंज इन एटीट्यूड। पहले कुछ था, अब कुछ और है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन एजुकेटर या असेसर जब एनालाइज करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, है ना, और उसकी परफॉर्मेंस में वो क्या देखता है, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड में कोई चेंज आया है या नहीं, दैट्स इट, दैट इज अ ऑब्जर्वेशन। सो इट्स अ नेचुरल एंड इफेक्टिव वे टू गैदर information about how student apply that they have learned, participated in activity and interact with other। तो जो भी नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड उनमें डेवलप हुआ है उसको वो किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, ये आप इजीली ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो करीब करीब 6 टाइप्स के हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, है ना। सो फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अपोजिट टू दैट, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड इज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो चलिए वन बाय वन, वैसे आप कह सकते हैं कि 3 टाइप के हैं, बाकी 3 उसके अपोजिट है जस्ट, है ना। तो एक का आइडिया आपको लगेगा तो नेक्स्ट वन यू कैन ईजिली डिकोड। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है। इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन असेसर यूजेस अ प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क और चेकलिस्ट टू ऑब्जर्व स्पेसिफिक बिहेवियर और स्किल्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर द फीडबैक में भी सेम चीज़ें जाएंगी। जब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है तो
मान लीजिए आप, मैं रियलिटी शो की हमेशा एग्जांपल देती हूँ, एक डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। अब जो जज है ना, दे आर ऑब्जर्विंग दैट परफॉर्मेंस, तो वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स तो होने चाहिए उनके पास। सो परफॉर्मेंस के पहले ही उनके पास एक लिस्ट होती है कि भाई आपको इस परफॉर्मेंस में ये सारी चीज़ें चेक करनी है ना। उनमें जेस्चर होने चाहिए, अगेन द फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उसी बेसिस पर फिर आप फीडबैक भी देंगे। तो जिन बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होता है, जिन पॉइंट्स पर ऑब्जर्वेशन होता है, उन्हीं पॉइंट्स पर फीडबैक भी होता है। ठीक है। सो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में आपके पास पहले से पॉइंट है कि इस परफॉर्मेंस में आपको ये चीज़ें देखनी है, दैट्स इट, उसके अलावा आपको और कोई चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। सो इसमें प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क या चेकलिस्ट होती है। ओके, देन ऑब्जर्व स्पेसिफिक बिहेवियर और स्किल को ऑब्जर्व किया जाता है। द क्राइटेरिया आर क्लियर एंड ऑब्जर्वर नो व्हाट टू लुक फॉर, मेकिंग दिस मैथड सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट। इसीलिए वो कम से कम समय में जो है अपना रिजल्ट दे पाते हैं। सो एज अ टीचर, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटी विद अ चेकलिस्ट फॉर बिहेवियर, टेकिंग टर्न्स, शेयरिंग आइडियाज़ एंड लिसनिंग एक्टिवली। तो अगर आप एक टीचर हैं और ग्रुप एक्टिविटी में एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो आपकी चेकलिस्ट में किस तरह के पॉइंट हो सकते हैं कि वो टर्न्स दे रहा है या नहीं, दूसरे को भी चांस दे रहा है या नहीं, आइडियाज़ को शेयर कर रहा है या नहीं, या फिर एक्टिवली दूसरों की बातें सुन भी रहा है या नहीं। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट इज दिस इज मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड। तो उसका जस्ट अपोजिट है अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। इसमें कुछ भी आपके पास प्री डिफाइंड नहीं है। So open-ended approach where the observer does not have a specific checklist or criteria. Observation is broad, capture a range of behavior interaction as they occur naturally. Okay, so एक फ्री प्ले में टीचर ने कुछ पॉइंट्स को देख लिया, है ना। मतलब कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, जो उन्हें लगा कि हाँ ये चीज़ ध्यान देने लायक है तो वो ध्यान दे दिया उन्होंने, कुछ चीज़ों पर नहीं भी दिया, वो भी चल जाएगा। तो ये इट्स अनस्ट्रक्चर्ड। अ टीचर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट ड्यूरिंग अ फ्री प्ले while working on a science experiment to understand their general engagement and problem solving strategies। तो बहुत स्पेसिफिक ये नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि जैसे मैं एक ऑब्जर्वर हूँ या मैं एज अ टीचर, है ना, जब बच्चों के बीच में जा कर के उनके साथ किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके फिर हर एक बच्चे को मैं ऑब्जर्व करूँ, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है। सो ऑब्जर्वर बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी वाइल ऑल्सो ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट। आपने देखा होगा ये हिस्ट्री चैनल, है ना, या फिर जियोग्राफिकल वाली जो चीज़ें कैप्चर करते हैं, इंडियन कल्चर को देखने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जगन्नाथ यात्रा है ना, पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा होती है, वहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। सो दे कम हियर, दे पार्टिसिपेट, उस यात्रा में वो पार्टिसिपेट करते हैं और फिर ऑब्जर्व करके बताते हैं कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है। सो वो इस पूरे चीज़ को कवर कर रहे होते हैं। एज अ टीचर आप मान लीजिए बच्चे कोई गेम प्ले कर रहे हैं, गेम प्ले आपने एक्टिविटी डिसाइड करी है कुछ सिखाने की, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन यू आर ऑब्जर्विंग स्टूडेंट। सो मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों को। सो दैट इज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना। सो दिस टाइप अलाउ ऑब्जर्वर टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट, मेकिंग इट ईजियर टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। सो टीचर प्लेइंग अ गेम विद स्टूडेंट, ऑब्जर्विंग देयर एबिलिटी टू फॉलो रूल्स एंड स्ट्रेटजी। वहीं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा इसके अपोजिट में, राइट। सो नॉन पार्टिसिपेंट में क्या हो जाएगा, द ऑब्जर्वर रिमेन अ न्यूट्रल एंड डिटेच्ड ऑन लुकर, मतलब कि दूर से देखना, सबको ऑब्जर्व करना, दैट इज अ नॉन पार्टिसिपेंट विदाउट इंटरेक्टिंग विद द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट से इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। जैसे कि टीचर ने हमें कोई एक्टिविटी दे दी और बोल दिया बच्चों अब आप ये एक्टिविटी करो, दूर से बैठ करके वो ऑब्जर्व कर रही हैं सबको। Okay, so this approach is useful when the goal is minimize any influence the observer observer may have on the student's behavior. ठीक है।
Now next is the direct observation. So the focus is on observing and recording specific behavior as they happen usually in real time. So direct observation मतलब अभी कोई एक्टिविटी हो रही है और उसी में आप बच्चों को बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज अ direct observation. It is often require immediate documentation of capture detail accurately. और उसी समय जब हो रहा है कोई बिहेवियर हुआ, then you have taken a note of it. ठीक है, so that is a direct observation. Watching how a student conduct a science experiment and taking note on their method and use of material. इसी के अपोजिट हो जाएगा indirect. So means here you are not at real time you are not taking note, है ना. So the observer gather information through secondary means. आपने खुद होते हुए नहीं देखा, आपने दूसरों से पूछा, ठीक है. Such as reviewing video, recording और analyzing students work. So या तो किसी आपने दूसरे से पूछा, स्टूडेंट जो वर्क करके गए फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया, या फिर आपने वीडियो देख करके किसी के बारे में जानकारी निकाली, ठीक है. So this type allow for repeated viewing and analysis which can be useful for more detailed assessment. Analyzing a video of a student's presentation to assess communication skills and confidence. तो ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ मेन जो टॉपिक है रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का रोल क्या है. सो वन बाय वन हम यहाँ पर समझते हैं. डिफरेंट काइंड्स टाइप्स ऑफ है रोल्स हमारे पास यहाँ पर. सो सबसे पहली चीज़, ऑब्जर्वेशन अलाउ educator to see how student apply knowledge and skills in a real world or participant or in a practical situation. आपने जो कुछ भी सिखाया था उसको बच्चे कैसे अपने रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पा रहे हैं, ये आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग बियॉन्ड रिटन टेस्ट. सो जो चीज़ें रिटन टेस्ट में आप पता नहीं लगा सकते हैं वो चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगी, ठीक है. नाउ अब आप बात करें कि किसी बच्चे में क्रिएटिविटी कितनी है. सो रिटन में जो क्रिएटिविटी है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको देखने को मिलेगी, बट व्हेन यू गिव देम एनी काइंड ऑफ टास्क उस लेवल पर आपको अलग तरह की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी. नाउ बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट टीचर कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एरियाज, ये पॉइंट हो गया हमारा, स्ट्रेंथ एरियाज एंड एरियाज दैट नीड सपोर्ट. दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टेलर इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड एंड मेक एडजस्टमेंट इन टीचिंग स्ट्रेटजीज. कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं स्टूडेंट का तो आपको पता चलेगा कि इसके प्लस पॉइंट कौन से हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन से, कहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर ये वीक है. सो टू इम्प्रूव फॉर द इम्प्रूवमेंट आप उन वीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शन को टेलर कर सकते हैं. मीन्स एक कोई पॉइंट है ना, या एक स्पेसिफिक एरिया है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सो उस स्पेसिफिक पार्ट, उस स्पेसिफिक एरिया या कंटेंट के लिए आप कुछ अलग तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा. सो इट वर्क फॉर बोथ, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी. ना ऑब्जर्वेशन इज particularly effective in assessing areas like social and emotional development, communication skill, engagement level, and help capture aspect of student growth that are not only measurable through the traditional, not easily measurable through the traditional assessment. So observation जो है वो मोर ज़्यादा इफेक्टिव किस में है, सोशल और इमोशनल एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, है ना. सो आप एक ग्रुप में जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब आपको ऑब्जर्व किया जाएगा आप अपने कोवर्कर्स के साथ या पीयर ग्रुप के साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से आप इमोशनली कैसे जुड़े हुए हैं उनसे, कोलैबोरेशन आप प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है ये ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल करके आता है. Continuous observation can be used for formative assessment purposes, providing ongoing feedback to student and helping teacher monitor progress over time. और जो continuous observation है वो formative assessment की तरह काम करता है. आपने ऑब्जर्व किया, फीडबैक दिया कि देखो बच्चे तुम्हें यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो इट वर्क लाइक अ असेसमेंट. Obviously it's a tool of assessment. Through careful observation, educator gain insight into the how a student learn, including their
thought processes, strategy, problem solving method. So एक केयरफुल या जो एक कीन ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, उसे पता लग जाता है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ दिक्कत आ रही है, उसे कैसे वो सीखेगा और कैसे उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप करनी है. एंड दिस अंडरस्टैंडिंग कैन इन्फॉर्म मोर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल practices. Observation is valuable in assessing diverse learner, including those with special educational needs. It allows for more individualized approach. It respect different learning style and pace, making and assessment process more effective. So observation जो है ये डाइवर्स लर्नर और स्पेशल एजुकेशनल नीड जिन्हें जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, है ना, वैरायटी ऑफ लर्नर्स के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड एक अच्छी मेथड है फॉर द असेसमेंट प्रोसेस, फॉर द असेसमेंट, ताकि आप को पता लग जाएगा कि किस इंडिविजुअल के कौन से वीक पॉइंट है, कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है, एंड देन यू कैन हेल्प देम अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो दिस इज ऑब्जर्वेशन, द कंप्लीट observation. I hope this session will help you in the upcoming examination. So thank you so much all of you for joining in this session. Soon we will meet in the next session. Till then, bye bye, take care, bye.